नमस्कार मित्रों। उज़्बेकिस्तान ताशकंद में रहते हुए मैंने सोचा कि अगर यहाँ रहते हुए अध्ययन अध्यापन करते हुए किसी एक कवि के बारे में सबसे पहले बात की जाए तो निसंदेह वह नाम मीर अली शेर नवाई का होगा। तो आज मैं आप लोगों से मीर अली शेर नवाई के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ी गुफ्तगू करूँगा। मीर अली शेर नवाई नवोई को निजामुद्दीन अल शेर नवाई के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह का उच्चारण है। नवाई का जन्म 9 फरवरी सन 1441 एवं मृत्यु 3 जनवरी सन 1501 में हुई। निजामुद्दीन अल शेर नवाई एक सफल और लोकप्रिय मध्य एशियाई तुर्क राजनीतिज्ञ, रहस्यवादी, भाषाविद, चित्रकार और कवि थे। और नवाई की जिस तरह की उज़्बेकिस्तान में ख्याति है, जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी है, मैं उसे शब्दों में नहीं बयान कर सकता। चगताई भाषा अर्थात पुरानी उज़्बेक साहित्य के प्रतिनिधि एवं पुरोधा साहित्यकारों में नवाई का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने उज़्बेक भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें व्यापक रूप से उज़्बेक साहित्य का इसी कारण संस्थापक भी माना जाता है। अली शेर नवाई का जन्म हेरात में हुआ, जो कि आज के अफगानिस्तान का हिस्सा है। उन्हें आमतौर पर उनके उपनाम नवाई अर्थात राग निर्माता, मेडोलिक या मेलोडी मेकर के नाम से जो है जाना जाता है। नवाई को तुर्कों का चौसर माना जाता है। नवाई तिमुरिड शासन, या जिसको हम लोग तिमुरिया सल्तनत भी बोलते हैं, तिमुरिड शासक सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा, जिनका समय 1438 से 1506 का रहा, के करीबी सलाहकार थे। एक राजनेता के रूप में उन्होंने अपार धन और राजनीतिक शक्ति अर्जित की, लेकिन उन्हें आज एक कवि और कला के संरक्षक के रूप में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जिसके लिए हम उन्हें याद करते हैं। फारसी की तुलना में चगताई भाषा को तुर्की साहित्यिक भाषा के रूप में बढ़ावा देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। जिस समय फारसी का बोलबाला था, अरबी का बोलबाला था, उस समय उन्होंने जो है अपनी पुरानी जो हो चगताई भाषा, पुरानी उज़्बेक भाषा, उसको बढ़ावा देने का काम किया। उज़्बेकिस्तान और अन्य तुर्क देशों में कई स्थानों और संस्थानों का नाम अली शेर नवाई के नाम पर रखा गया है। नवोई प्रांत, नवोई शहर, उज़्बेकिस्तान का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम अली शेर नवाई के नाम पर रखा गया है। अली शेर नवाई ओपेरा और बैले थिएटर और नवाई हवाई अड्डा, सभी का नाम उन्हीं के नाम पर है। नवाई की कई गज़लें लोकप्रिय उज़्बेक लोकगीतों का हिस्सा बन गई हैं। इतनी ज़्यादा जो है उनकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता रही है और आम जनमानस से इतने ज़्यादा नवाई जुड़े हुए हैं। मीर अली शेर नवाई का जन्म, जैसे मैंने बताया, 1441 में हेरात में हुआ, जो अब उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में है। मीर अली शेर के जीवन काल के दौरान हेरात तिमुरिड या तैमूरिया सल्तनत जो थी, हेरात जो है उसकी राजधानी थी और मुस्लिम दुनिया में अग्रणी सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्रों में से भी एक था। अली शेर तिमुरिड अभिजात वर्ग के चगताई अमीर वर्ग से संबंधित थे। उनके पिता घियाउद्दीन किचकिना खुरसाना के शासक शाहरुख मिर्जा के महल में एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। हालांकि नवाई के समय के लोगों के लिए आधुनिक मध्य एशियाई जातीय शब्दों के सभी अनुप्रयोग कालानुक्रमिक हैं। कुछ स्रोत मीर अली शेर को एक जातीय उज़्बेक मानते हैं। अली शेर की मां महल में राजकुमारों की साशिणी के रूप में कार्य करती थी। उनके पिता एक समय सब्जावर के गवर्नर के रूप में कार्य करते थे। जब मीर अली शेर युवा थे तब उनकी मृत्यु हुई और खुरसाना के शासक बाबर इब्न बैंसकुर उस युवक के संरक्षक बने। मीर अली शेर हुसैन बकराह का सहपाठी था, जो आगे चलकर बकराह जो है बादशाह भी बनते हैं, जो बाद में खुरसाना का
सुल्तान बना। सन 1447 में शाहरुख की मृत्यु के बाद अस्थिर राजनीतिक स्थिति पैदा होने के बाद अली शेर के परिवार को हेरात से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। सन 1450 के दशक में व्यवस्था बहाल होने के बाद उनका परिवार खुरसाना लौट आया। सन 1456 में अली शेर और बकरा इब्न बेसुनकुर के साथ मशहद गए। अगले वर्ष इब्न बेसुनकुर की मृत्यु हो गई और अली शेर तथा बकरा अलग हो गए। जबकि बकरा ने राजनीतिक शक्ति स्थापित करने की कोशिश की, अली शेर ने मशहद, हेरात और समरकंद में अपनी पढ़ाई की। अली शेर नवाई जहां भी गए, उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं किया। सन 1468 में अबू सईद की मृत्यु के बाद हुसैन बकराह ने हेरात में सत्ता पर कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप अली शेर ने उनकी सेवा में शामिल होने के लिए समरकंद छोड़ दिया। बकराह ने खुरसाना पर लगभग 40 वर्षों तक निर्बाध रूप से शासन किया। अली शेर 3 जनवरी सन 1501 को अपनी मृत्यु तक बकराह की सेवा में रहे। उन्हें हेरात में ही सुपुर्द खाक किया गया, उन्हें दफनाया गया। अली शेर नवाई ने कभी शादी नहीं की। मीर अली शेर ने अपने सुल्तान हुसैन बकराह के सार्वजनिक प्रशासक और सलाहकार के रूप में कार्य किया। वह एक भवन निर्माता भी थे, जिसके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने खुरसाना में लगभग 370 मस्जिदों, मदरसों, पुस्तकालयों, अस्पतालों, कारवांसराय और अन्य शैक्षिक, पवित्र और धार्मिक संस्थानों की स्थापना की, या तो उनका जीर्णोद्धार किया या फिर उनके जीर्णोद्धार के कार्य में उन्होंने धन उपलब्ध कराया। हेरात में वह 40 कारवांसराय, 17 मस्जिदों, 10 हवेलियों, 9 स्नानागारों, 9 पुलों और 20 तालाबों के निर्माण की जिम्मेदारी जो है उन्होंने ली थी, जो उन्होंने पूरी की। उनके सबसे प्रसिद्ध निर्माणों में निशापुर, जो उत्तरी पूर्वी ईरान का हिस्सा है आज, में 13वीं सदी के रहस्यमय कवि फरीद अल दीन अत्तार का मकबरा और हेरात में खलासिया मदरसा शामिल है, जो कि आज भी जो है उस समय की जो निर्माण कला कौशल था उसका एक जीवंत प्रतीक है। वह हेरात की वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा वह विद्वता और कला और पत्रों के प्रवर्तक और संरक्षक, एक संगीतकार, एक सुलेखक, एक चित्रकार, एक मूर्तिकार, सभी के रूप में वे विख्यात थे। उन्होंने मुख्य रूप से चगताई भाषा में लिखा और 30 वर्षों की अवधि में 30 रचनाएं लिखी, जिसके दौरान चगताई को एक प्रतिष्ठित और अच्छी तरह से सम्मानित साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, जो कि उन्हीं का प्रयास था। नवाई ने फारसी में फानी उपनाम से लिखा। जब वो फारसी में गज़लें लिखते थे, नज़में लिखते थे, वो फानी नाम से लिखते थे। और बहुत कम हद तक अरबी और कहते हैं कि हिंदवी या हिंदुस्तानी में भी उनकी कुछ उनका लिखा हुआ मिलता है। नवाई की सबसे, लेकिन वो नाम मात्र का होगा। उनका मुख्य लेखन जो है वो चगताई भाषा में और फानी नाम से फारसी भाषा में है, और थोड़ा बहुत अरबी में होगा। एक दो जगह संदर्भ मिले कि हिंदवी या हिंदुस्तानी में भी, लेकिन मैं उसके संदर्भ में आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कह सकता। नवाई की सबसे प्रसिद्ध कविताएं उनके 4 दीवानों या कविता संग्रहों में पाई जाती है, जिनकी कुल संख्या लगभग 50,000 छंदों के बराबर है, जो उन्होंने अपने इन 4 दीवानों के माध्यम से नवाई ने लिखे। अपने मानवीय विचारों एवं दर्शन केंद्रित साहित्यिक चिंतन से नवाई ने तुर्की समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अपने 7 दीवान और 5 दास्तानों के माध्यम से नवाई आज भी अपने लोगों के दिलों पर राज करते हैं। शांति की स्थापना, आपसी सूझबूझ और मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ अपने राष्ट्र के लिए प्रगति के बेहतर माहौल को बनाने के हिमायती के रूप में भी नवाई को देखा जाता है। मध्य एशिया में जब अरबी और फारसी का बोलबाला था, तब अपनी भाषा के लिए सकारात्मकता के साथ संघर्ष करने वाले महान लोगों में से नवाई को याद किया जाता है। उन दिनों अरबी को ज्ञान विज्ञान का एवं फारसी को काव्य भाषा के रूप में व्यापक स्वीकृति थी। उन्हें एक तरह का राजनीतिक संरक्षण भी मिला था। बावजूद इसके नवाई ने चगताई को लेके प्रयास
किया। तुर्की भाषा के पुराने वैभव को वापस लाने का कार्य तिमुरिद शासन, वही तिमुरिया शासन में नवाई ने किया। खामसा के लोकप्रिय पदों के माध्यम से नवाई ने पुरानी उज़्बेकी भाषा की साहित्यिक भाषा के रूप में एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा की। हम हिंदी में कहते हैं कि उसके प्राणों को पुनः स्थापित किया, उसको एक नवजीवन दिया। तुर्की ज़मीन को बिना तलवार के एक करने का उनका यह महान प्रयास था कि चीन से लेके खुरासन, शिराज, तबरीज तक के तुर्की समुदाय को एक भाषा के माध्यम से एक बताना, ये नवाई की बहुत बड़ी सोच थी, जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ रहे थे। नवाई के समकालीन इतिहासकारों में दौलत शाह समरकंदी के अनुसार नवाई की लोकप्रियता उन दिनों हिजाज, निशापुर, इशफान के साथ साथ अरब के बाहर के देशों में भी खूब थी। उनकी फारसी कविताओं की लोकप्रियता बहुत थी। उन्होंने फारसी कविताओं के संरक्षण के लिए भी काम किया और इस बात की दखल अबद अर रहमान जामी ने ली। राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय पहचान के लिए नवाई ने जो कार्य किए वो मतलब उसे भुलाया नहीं जा सकता, अविस्मरणीय है वे। ख़ास तौर पे उज़्बेकिस्तान में जो है उनको एक राष्ट्र कवि के रूप में देखा जाता है। अपने बचपन के साथी और तिमुरिद साम्राज्य के सुल्तान हुसैन बैकरा के प्रति न केवल वे वफादार रहे, बल्कि 30 वर्षों तक लगातार वो जो है उनके साथ मिलकर प्रजा की बेहतरी के लिए काम करते रहे। उनके समय में राज्य में शांति बनी रही, पड़ोसियों से संबंध अच्छे बने रहे और इन सब के प्रयासों में कहीं न कहीं नवाई का योगदान जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। नवाई ने अपने लोगों में सहिष्णुता का व्यापक प्रचार प्रसार किया और उसी विश्व बंधुत्व और सहिष्णुता की बात उन्होंने अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में, अपने कलामों में की। जैसा कि हम लोग उनकी दानशीलता और उनके निर्माण कार्यों की पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नवाई बड़ी संपत्ति के मालिक थे, लेकिन सन 1481 के आसपास उन्होंने लगभग अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उन्होंने कई मदरसे, अस्पताल, पुल और कारवां सराय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। ज़रूरतमंदों को रोज़ खाना खिलाना, कपड़े इत्यादि बांटना उनके रोज के कार्यों में शामिल था। मेशर में इमाम रजा के बगीचे में स्थित दरल हुफस में वो निर्धारित जगह थी जहां से वह रोज भोजन और कपड़े बांटने का काम करते थे। उनकी आमदनी का एक दूसरा बड़ा हिस्सा विज्ञान और साहित्य से जुड़े लोगों के अध्ययन अध्यापन पर खर्च होता था। ऐसे दर्जनों वैज्ञानिकों के शोध कार्य नवाई की आर्थिक सहायता से पूर्ण हुए। हिरात में इकलासिया, खलासिया, निजामिया जैसे मदरसे नवाई के सहयोग से निर्मित हुए। यही कारण है कि अनेकों साहित्यकारों एवं विद्वानों ने नवाई की प्रशंसा में कुछ न कुछ जरूर लिखा है। आपको नवाई के बारे में लिखा हुआ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे संदर्भ आपको मिल जाएंगे। ऐसे विद्वानों में जैसे मैंने पहले इतिहासकार दौलत शाह समरकंदी का जिक्र किया, ठीक उसी तरह अब्दुल गफूर लारी, सुल्तान अली मसादी और अतुल्ला हुसैनी प्रमुख हैं। नवाई समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों एवं स्वरूप पर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। शांति, सौहार्द, प्रेम और मित्रता के वे भी बड़े हिमायती थे। उनका लेखन कार्य मानवीय सोच और रचनात्मकता का जीवंत दस्तावेज है। पूरे विश्व में मानवता का प्रचार प्रसार ही जैसे मान लो उनका मुख्य उद्देश्य था। चीन के पूर्वी भाग से वर्तमान इराक, ईरान और तुर्की तक नवाई के साहित्य की चर्चा और सम्मान दोनों ही व्यापक रूप से बना रहा। बचपन से ही नवाई को इस्लामी विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला की अध्ययन की तरफ मोड़ा गया। फाशी अल-दीन निजामी से उन्होंने तर्क की शिक्षा ली तो संगीत सिद्धांतों को ख्वाजा यूसुफ बुरखान से सीखा। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्हें पूरी की पूरी कुरान याद थी, इसलिए इस छोटी सी उम्र में उन्हें हाफिज अल कुरान कहा गया। फारसी कवि कासिम अनवर से उन्होंने 3-4 साल की उम्र में ही कविता सीखना शुरू किया और 7-8 वर्ष की उम्र में बताते हैं वे स्वयं कविताएं लिखने लगे थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में उनकी कविताओं के देश और देश के बाहर प्रशंसक बन गए थे। मौलाना लुत्फी जैसे बड़े वरिष्ठ उज़्बेकी कवि नवाई के प्रशंसकों में से एक थे।
18 वर्ष की आयु तक वे एक उज़्बेक और फारसी के बड़े कवि के रूप में मशहूर हो चुके थे। वो तुर्की में नवाई और फारसी में फ़ानी के नाम से लिखते थे, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तिमूरिद सल्तनत में वर्तमान ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का कुछ हिस्सा मिलाकर खुरसान कहलाता था। सन 1456 में नवाई हुसैन बेकरा के साथ मशहद अर्थात वर्तमान ईरान गए सुल्तान अबू अल कासिम बाबर से मिलने, लेकिन इस वर्ष सर्दियों में सुल्तान की मृत्यु हो गई। अब ये बड़ा गंभीर मसला था हुसैन बेकरा का। हुसैन बेकरा सेना जमा करने के लिए वहां से चले, लेकिन नवाई वहीं रहते हुए अपने मदरसे की तालीम पूरी करते रहे। सुल्तान अबू अल कासिम बाबर का शासन 1452 से 1457 का रहा। उस बीच जो शांति स्थापित हुई थी वो उनकी मृत्यु के साथ ही बिखरने लगी। सन 1459 में सुल्तान अबू सईद के हिरात आने के बाद नवाई वापस हिरात आ गए। सुल्तान नवाई का निश्चित रूप पे मित्र थे, सम्मान करते थे। सन 1466 के आसपास नवाई के समरकंद जाने का भी जिक्र मिलता है, जहां वे लगभग 2 साल तक रहे। उन दिनों समरकंद का शासन सुल्तान अहमद मिर्जा देखते थे, जो सुल्तान अबू सईद के बेटे थे। उनके दरबार में सम्मानित लोगों में अली शेर नवाई एक थे। यहाँ रहते हुए उन्होंने स्थानीय कवियों से बड़े अच्छे संबंध बनाए। यहाँ पे अपनी तालीम वो लगातार जारी रखे। यहाँ रहते हुए उन्होंने अरबी भाषा, तफसीर, कलाम, इतिहास इत्यादि विषयों की गंभीरतापूर्वक पढ़ाई की। सन 1469 में सुल्तान अबू सईद मिर्जा इराक की एक सैनिक मुहिम में मारे गए और सुल्तान हुसैन बैकरा हिरात को जीतकर खुरसान में अपना शासन फिर से प्रारंभ करने में सफल रहे। अब जब सुल्तान हुसैन बैकरा नवाई के मित्र रहे और वे वापस खुरसान में अपनी सल्तनत स्थापित कर चुके थे, तो निश्चित था कि नवाई को हिरात वापस बुलाया गया और उन्हें शासकीय मुद्राओं की देखरेख या उनके प्रति जिम्मेदारी वाले पद मोहरदार के रूप में एक नई जिम्मेदारी उस शासन में मिली। वे सन 1471 तक इस पद पर रहे। फिर उन्हें अमीर कबीर का खिताब देते हुए साहिब दीवान अर्थात मंत्रियों के प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। इस पद पर रहते हुए नवाई ने राज्य की न्याय प्रणाली, कर प्रणाली, आंतरिक झगड़ों, अन्य राज्यों से संबंध, राज्य की सीमाओं से संबंधित प्रश्न इत्यादि पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सन 1481 में नवाई ने अपने पद से इस्तीफा दिया और शेष जीवन जो है धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों को करते हुए बिताने का उन्होंने निश्चय किया। और उन्होंने किस तरह से अपनी संपत्ति दान की और किस तरह के उन्होंने किस तरह की इमारतें, किस तरह के मदरसे, किस तरह के सराय कारवां बनाए, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। लेकिन वो जो है अपने बादशाह के प्रति सदैव ईमानदार रहे, उनके भरोसेमंद रहे और जब भी बादशाह को उनकी ज़रूरत पड़ी बादशाह उनको कुछ न कुछ काम देते रहे। जैसा उन्होंने मन बना लिया था कि वो ज़्यादातर समय धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में लगाएंगे, तो 1481 के बाद उन्हें अपने रचनात्मक कार्यों के लिए ज़्यादा समय मिला। इसी वर्ष उन्हें अपना वक्फिया पूरा किया और उन्होंने दीवान बदाई अल बिदाया को पूरा किया। सन 1481 से 85 के बीच उन्होंने खमसा दास्तान के माध्यम से अनेकों गज़लें लिखी। सन 1487 में सुल्तान ने नवाई को अस्तराबाद का गवर्नर बना दिया। जैसे मैंने कहा ना कि उन्होंने तय किया था कि अब वो राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन बादशाह सलामत को जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी तो बादशाह ने उनको बुला के कोई न कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और उन्होंने अस्तराबाद का गवर्नर बनाया। वहाँ की समस्याओं का निराकरण करके 1488 में नवाई वापस आए। फिर सुल्तान और उनके बेटों के बीच जो मनमुटाव और आपसी दूरियां थी उसको मिटाने में भी नवाई ने अहम भूमिका अदा की। 3 जनवरी सन 1501 को नवाई की मृत्यु होती है और अपने जीवन में नवाई कई बार हज पर जाने की इच्छा जारी कर चुके थे, लेकिन सुल्तान ने हर बार परिस्थितियों का हवाला देते हुए उन्हें जाने से रोक दिया था। तो नवाई की हज करने की जो इच्छा थी वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो सकी। अपनी कविताओं के माध्यम से नवाई प्रेम, सहिष्णुता, नैतिकता और मातृभूमि के लिए समर्पण की वकालत करते हैं। नवाई की कविताओं पर सूफियों का भी बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता है। ईश्वर और मनुष्य के बीच का प्रेम सही रास्ते पर चलकर प्रगाढ़ हो सकता है। इसके लिए मनुष्य को अपनी आत्मा
अपनी चेतना का परिष्कार दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, न्याय चेतना और शांति के साथ करने वाली बात नवाई अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी नज़मों के माध्यम से करते हैं। उनका जो मनुष्यता का वैश्विक परिप्रेक्ष्य था वह उन्हें व्यापक और बड़ा कवि बनाता है, विश्व कवि बनाता है। वह पूरे वैश्विक समाज को शिक्षित और उदार बनाने की बात करते हैं। यहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय और सरहदों के पार जाने की उनकी जो सोच थी वही उन्हें विश्व कवि के रूप में प्रतिष्ठित करती है। यह व्यापकता थी जिसके साथ में वे अल इंसान, अल कामिल की बात कर सके। दिव्य प्रेम तथा व्यवहारगत संयम और आत्मा की शुद्धि के माध्यम से मनुष्य की प्रांजलता व परिमार्जन के मार्ग पर अग्रसर होते हुए वो कैसे अपने आप को बदल सकता है, ये तमाम बातें जो है नवाई अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं। नवाई मनुष्य के हृदय को मखजाने इरफाम अर्थात ज्ञान का खजाना मानते हैं। इस हृदय में नवाई के अनुसार सच्चाई बसती है। मनुष्य को सत्य की खोज की तलाश अपने अंदर से ही करनी चाहिए। इस भौतिक जगत में जीते हुए जानने की लालसा ही मनुष्यता के जीवन को सही रास्ता दिखा सकती है। इस जानने की राह से होते हुए ही हम ईश्वर को जान सकेंगे। प्रकृति का सौंदर्य और उसकी परिपूर्णता हमें ईश्वरीय प्रेम की राह दिखाती है। यहीं से दिव्य प्रेम की शुरुआत होती है। प्रेम हमारे हृदय से अहंकार को खत्म करते हुए उस पर कोई रासायनिक प्रभाव डालता है जिससे वह अधिक प्रांजल होकर निकलता है। इसलिए जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक हमको मोती नहीं मिलेंगे। नवाई मानते हैं कि किसी व्यक्ति का प्यार अंततः सच्चे प्यार में बदल जाता है और वह ईश्वर की राह में आगे बढ़ जाता है। अपने कलामों के माध्यम से नवाई तमाम इस तरह की जो है बातें करते हैं। नवाई की जो नज़में हैं, जो गज़लें हैं, जो दीवान हैं, वो फ़ारसी में, उज़्बेकी में, उर्दू में, अंग्रेजी में उसका अनुवाद, उर्दू में उसका तर्जुमा हुआ है। उर्दू अनुवाद ताश मिर्ज़ा अकादमी पाकिस्तान द्वारा सन 1996 में प्रकाशित है और रहमान वर्दी और मोहम्मद जान ने यह अनुवाद किया है। पुस्तक का नाम है अली शेर नवाई, उज़्बेकिस्तान के अजीम शायर के कलाम का उर्दू तर्जुमा। लेकिन हिंदी में उनका कोई अनुवाद जो है मुझे नहीं मिल सका, तो मैंने उर्दू जो तर्जुमा था उसी का लिप्यंतरण हिंदी में करवाया और उनकी कुछ नज़में पढ़ने का मौका जो है इस तरह से मिला। उनकी नज़में जैसे देखें कि दिल में जो भी मजमून पैदा होता है मैं उसको ज़बान नज़्म में अदा कर देता हूँ। इस नज़्म पर लोग अपनी जान फिदा करके गुंबद गर्दों की जानिब सदा करते हैं। इसी तरह आगे वो लिखते हैं, आरज़ बार छिपाने पर आँखों से यूं आंसू टपके जैसे तारे नमूदार होते हैं चांद के छिपने पर। ये वही पंक्तियाँ थी जिसके लिए किसी उज़्बेकी बड़े कवि ने कहा कि उनकी इन पंक्तियों पे उनकी तमाम कलाम, उनके तमाम शेर फिदा हैं कि आरज़ बार छिपने पर आँखों से यूं आंसू टपके जैसे तारे नमूदार होते हैं चांद के छिपने पर। अली शेर नवाई की और पंक्तियाँ देखें कि उम्र अपनी जाया न कर मेहनत कर, उम्र अपनी जाया न कर मेहनत कर, मेहनत को ही आफियत की कुंजी मान, आदमी को चाहिए वह कमाल हासिल करे ताकि दुनिया से न उसे उदास जाना पड़े। अगर इस दुनिया से उदास नहीं जाना है तो आपको कमाल हासिल करना होगा, हुनर हासिल करना होगा और मेहनत जो है, मेहनत करने से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। ये संदेश अपनी पंक्तियों के माध्यम से अली शेर नवाई देते हैं। अली शेर नवाई लिखते हैं कि नफ़ा जितना आवाम को पहुँचे तेरी जात से, नफ़ा जितना आवाम को पहुँचे तेरी जात से, तुझे उससे ज़्यादा नफ़ा अपनी शफ़ात से। तो ये एक तरह से वो आवाम के लिए कितनी हमदर्दी और कितना समर्पित था उनका मन, वो विचार प्रकट होते हैं। ठीक इसी तरह वो लिखते हैं, चमन में कोई भी गुल नहीं रहेगा अबद तक, रहे अच्छा यहाँ नाम है सआदत है बेशक। कि इस दुनिया में हम में से कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे
तो ज़माने तक हमारा नाम रहेगा। तो इसलिए हमें ईश्वर ने जितनी भी उम्र दी है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अच्छे से अच्छे काम जो है करते रहें और करते जाएं। ठीक इसी तरह अली शेर नवाई लिखते हैं कि मुझ पर जफ़ा हो 100 बार फरियाद करूँ न एक बार। मुझ पर जफ़ा हो 100 बार फरियाद करूँ न एक बार। जफ़ा हो कौम पर एक बार फरियाद करूँ मैं 100 बार। अगर मुझ पे मुसीबत आए तो मैं 100 बार मुसीबत आए, मैं एक बार भी फरियाद नहीं करूँगा। लेकिन कौम पर एक बार भी मुसीबत आएगी तो मैं 100 बार फरियाद करूँगा। तो किस तरह से वे कौम को, जनमानस को, समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं और उनकी बेहतरी के लिए, उनकी न्याय के लिए वो लगातार प्रयास करते हैं और किस तरह की सोच रखते हैं, वो इन पंक्तियों के माध्यम से जाहिर है। चमक दमक इंसान की पहचान नहीं है, गुरूर करे जो उस पर इंसान नहीं है। सीधी सी पंक्तियां कि अगर आप बाहरी दिखावे, आडंबर में ही कोई जीवन समझते हैं तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। सैकड़ों बदसीरत मर्दों से नेक सीरत एक औरत बेहतर है। सोचिए जब वो लिख रहे हैं 15वीं शताब्दी में, तो उस समय जो है औरतों की स्थिति, उनके अधिकारों की क्या स्थितियां रही होंगी, और ऐसे समय वो कह रहे हैं कि सैकड़ों बदसीरत मर्दों से एक नेक सीरत औरत है, अच्छी है। तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं के हक में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। तूने ए दिल हूर की तारीफ सुनी है, लेकिन इंसान सा कोई नहीं है। इंसान सबसे बेहतर है। हूरों की तारीफ तो सब कहते हैं, लेकिन अगर इंसान के अंदर इंसानियत रहे तो उससे बेहतर कोई नहीं। जाहिर अगर सनम को सजदा करूं तो क्या ऐब, खुद परस्ती से कहीं बेहतर है बुत परस्ती। खुद परस्ती मतलब जिसे सिर्फ अपनी पड़ी है, जिसे खाली अपना स्वार्थ दिखाई देता है, जो बहुत स्व केंद्रित है, ऐसी चीज़ों से तो बुत परस्ती भी अच्छी है। तो जहाँ पे बुत परस्ती, जहाँ इस्लाम में बुरा माना जाता है, लेकिन वो खुद परस्ती को, मतलब आत्म केंद्रीयता को उससे भी ज़्यादा बुरा मान रहे हैं। कहने का मतलब हमें अपने लिए नहीं, अपना जीवन जो है दूसरों के लिए समर्पित करते हुए जीना चाहिए। अली शेर नवाई लिखते हैं कि बुलबुल जो गुलिस्तान से जुदा हो, क्या खुश नवाई करेगी। तोती भी तो शुक सतान से जुदा होकर नहीं बोलती, कि अपनी मिट्टी, अपनी माटी, अपना देश, अपने लोगों से जुदा होकर खुश नवाई बुलबुल भी उस तरह के गीत नहीं गा सकती जितने जो वह अपने पर्यावरण में, अपनी परिस्थितियों में करती है। तो कहने का मतलब अपना देश, अपनी मातृभूमि, अपना समाज हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मुझे किसी गैर के वस्ल की तमन्ना हो तो ना उम्मीद मर जाऊं। लिखते हैं, अगर मुझे किसी गैर के वस्ल की तमन्ना हो तो ना उम्मीद मर जाऊं। यही हाल हर गैर का हो जिसको तेरे वस्ल की तमन्ना है। ये नैतिकता की बात वो कह रहे हैं कि जो आपका नहीं है, जो पराया है, उसे हमको हवस या की निगाह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमको उनका सम्मान करना चाहिए। तो एक तरह से नैतिकता की बात यहाँ पे नवाई कर रहे हैं। ठीक इसी तरह की और एक उनकी पंक्ति है कि गर किसी दूसरे के हुस्न का तमाशा करूं तो मेरी आंखें फूटे। गर किसी दूसरे की हुस्न का तमाशा करूं तो मेरी आंखें फूटें, यही किस्मत उस आंख की भी हो जिसको यह तमाशा नसीब हो। मतलब जो भी इस तरह की का तमाशा करे, जो दूसरे के हुस्न का तमाशा करे, उसकी आंख फूट जाए। तो कहने का मतलब ये समाज में नैतिकता और आचरण किस तरह से हो, उसको लेकर नवाई बात करते हैं। तो कुल मिला जुलाकर अली शेर नवाई की दृष्टि में एक साधारण व्यक्ति का उच्च नैतिक और बौद्धिक मूल्यों को प्राप्त करना ही जीवन की सफलता है। नवाई मानते हैं कि अच्छे इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ से बुराई पनपती है, जो अनैतिकता और अपराध का आगे चलकर कारण बनती है। नवाई ने अपनी महत्वपूर्ण कृतियों के माध्यम से 1 लाख से भी अधिक काव्य पंक्तियां लिखी हैं। उनकी गज़लें उनके 7 दीवानों में संग्रहित हैं, जिनकी हम बात कर चुके हैं। नवाई उदात्त मानवीय मूल्यों के बड़े रचनाकार हैं। उनका सहेजा हुआ हर एक शब्द इतनी शताब्दियों बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है
और ऐसी रचनाएं कालजयी होती हैं, आने वाले समय तक भी उनका मूल्य इसी तरह बना रहेगा। उनकी कविताओं में मनुष्यता का पनपता और विकसित होता हुआ सपना है। इन कविताओं में जीवन को दिशा और विश्वास देने की शक्ति है। एक सार्वभौमिक चेतना के साथ वे मनुष्यता को एतबार भरी निगाहों से देखते हैं। वे जिस निखरते हुए समाज को देखना चाहते थे, उसके निखार में अभी बहुत कुछ शेष है, लेकिन समाज को निरंतर प्रांजल बनाने के लिए, उसका परिमार्जन करने के लिए, उसका परिष्कार करने के लिए अली शेर नवाई जैसे उदात्त और बड़े रचनाकारों के विचारों की, उनकी रचनाओं की पूरे विश्व समाज को ज़रूरत है। और एक श्रेष्ठ और बड़े उज़्बेकी कवि के रूप में निश्चित तौर पे अगर अली शेर नवाई को याद किया जाता है तो वो उसके हकदार हैं। और जितना मैंने उनके बारे में समझा और जो मैं पढ़ सका, वो तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद है आपको अली शेर नवाई के बारे में काफ़ी कुछ सुनने समझने को मिला होगा। इसमें कुछ त्रुटियां होंगी, कुछ नई चीज़ें जोड़नी होंगी, कुछ नई चीज़ें आप अली शेर नवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट करिए। अध्ययन अध्यापन की इस कड़ी को हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे और फिर किसी दूसरे विषय पे आपसे मैं बात करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।